नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। ईरान और इजरायल के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है। अब लड़ाई पहुंच चुकी है एक नए मोर्चे पर जिसे कहा जा रहा है साइबर वॉर। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हैकिंग, सर्वर अटैक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के हैकर्स एक दूसरे के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप करने की कोशिश में जुटे हैं। अगर यह साइबर हमला और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, दुनिया के इंटरनेट सिस्टम पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट वो इलाका है जहां से दुनिया के कई अहम इंटरनेट केबल्स गुजरते हैं, जिन्हें कहते हैं अंडरसी डेटा केबल्स। अगर इन केबल्स को निशाना बनाया गया तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच डेटा ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक सब कुछ स्लो या फिर बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, साइबर वॉर में फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा भी बड़ा हथियार बन चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का नया चेहरा, साइबर वॉर से ग्लोबल खतरा, अंडरसी केबल्स पर मंडराया संकट, मोसाद का साइबर प्लान डिकोड। दुनिया के इंटरनेट का क्या होगा? अब की जंग सिस्टम पर स्ट्राइक। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ बम और बारूद तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इस लड़ाई में साइबर वॉर का नया और खतरनाक मोर्चा भी खुल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के अहम सिस्टम्स को निशाना बना सकते हैं, जिससे बड़े इंटरनेट संकट की आशंका जताई जा रही है। इस नई जंग को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा है अंडर से इंटरनेट केबल्स पर, जो मिडिल ईस्ट के रास्ते पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। अगर इन केबल्स पर हमला होता है तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। केबल्स कटी तो क्या होगा? रेड सी सुएज रूट प्रभावित होगा। खतरे में पर्शियन गल्फ नेटवर्क। यूरोप एशिया कनेक्शन पर असर। भारत समेत साउथ एशिया प्रभावित। अफ्रीका के इंटरनेट सेवाएं बाधित। ग्लोबल डेटा ट्रैफिक स्लो डाउन। साइबर वॉर सिर्फ सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर पड़ता है। एक बड़ा साइबर अटैक पल भर में बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रोक सकता है, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट ला सकता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तक को प्रभावित कर सकता है। यानी बिना एक भी गोली चलाए पूरे देश की रफ्तार को थामने की ताकत रखता है साइबर वॉर। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड, हॉस्पिटल सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इसके निशाने पर होते हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो सकता है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार सक्रिय मानी जाती है। साइबर ऑपरेशंस में मोसाद की बढ़त पहले भी कई बार देखी गई। कहा जाता है कि दुश्मन के सिस्टम में सेंध लगाकर अंदर से ही उसे कमजोर करना मोसाद की रणनीति का हिस्सा रहा है और मौजूदा तनाव में भी इस डिजिटल फ्रंट पर हलचल तेज होती दिख रही है। मोसाद का प्लान, ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य सिस्टम पर नजर, साइबर जासूसी से संवेदनशील डेटा जुटाना, डिजिटल सिस्टम को अंदर से कमजोर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिमोट एक्सेस से निशाना, फेक नेटवर्क के जरिए ऑपरेशन छुपाना। बहरहाल मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंटरनेट की अदृश्य दुनिया में भी फैल चुकी है, जहां एक क्लिक, एक कोड पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम सकता है। यानी आपकी जंग में हथियार नहीं, डेटा और नेटवर्क भी सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज पर तनाव से सीज फायर पर संकट है। होर्मुज पर नाकाबंदी से यूएस और ईरान में टकराव हुआ है। किसी भी वक्त सीज फायर टूट सकता है। जो सीज फायर की बात हुई थी वो सीज फायर टूट सकता है किसी भी वक्त।
तो अहम जानकारी आपको दे रहे, होर्मुज पर तनाव के बाद जो सीज फायर पर संकट है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो होर्मुज पर नाकाबंदी है उससे यूएस और ईरान में टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको बता दें कि लगातार जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका ने सीधा सीधा कह दिया है कि अब होर्मुज पर नाकाबंदी वो करेगा। ईरान ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भी छोड़ेगा नहीं। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें ये फैसला आज शाम 7:30 बजे और अमेरिकी समय अनुसार सुबह 10 बजे से लागू हो चुका है। इस फैसले के तहत जो भी जहाज होर्मुज में गुजरने की कोशिश करेगा उसे रोककर जांच की जाएगी। खासतौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जा रही है जिन्होंने टोल दिया है। और मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ रजनीश जी भी जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट। बहुत स्वागत है सर आपका भी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी मनन द्विवेदी जी भी मुझे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। जेएस सोढ़ी सर, मेरा पहला सवाल ये है, अब जो ये हो रहा है, अमेरिका जो टाइम थी वो अब शुरू हो गया। अमेरिका के हिसाब से सुबह 10 बजे का टाइम था, भारत के हिसाब से शाम 7:30 बजे का। अब क्या मतलब उन जहाजों की निगरानी कर रहा है अमेरिका जो कि ईरान को टोल देकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे में भारत की सिचुएशन को किस तरीके से देखा जाए? जय हिंद खुशबू जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात पैनलिस्ट के साथ हूं। ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये इतिहास में पहले भी हुआ है और कई बार सफल तरीके से हुआ है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध के शुरू में ही ब्रिटेन ने जर्मनी का नेवल ब्लॉकेड किया था। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ये ब्लॉकेड के सफलता होने के दो मुख्य चीजें होनी चाहिए जो अनिवार्य है। पहला, जर्मनी का जब नेवल ब्लॉकेड हुआ था पहले दूसरे विश्व युद्ध में, तो जर्मनी के आसपास जितने पड़ोसी मुल्क थे सब जर्मनी के दुश्मन थे। दूसरा, नेवल ब्लॉकेड होने के बाद भी पहला विश्व युद्ध 4 साल चला और दूसरा विश्व युद्ध 6 साल चला। और जर्मनी पे कब इन्हें जीत मिली? जब एलाइड फोर्सेस के सैनिकों ने जर्मनी की धरती पे अपने पैर रखे, यानी ग्राउंड इन्वेजन हुआ। इस वक्त अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड किया है, ठीक है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ब्लॉकेड कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो ईरान ने पहले से ही ब्लॉकेड किया हुआ है। अब अगर अमेरिका सोच रहा है कि नेवल ब्लॉकेड के जरिए वो ईरान पे अपना दबदबा या अपना वर्चस्व बना लेगा, ईरान के आसपास के जितने मुल्क हैं सारे ईरान के दोस्त हैं, तो ईरान को सामग्री लाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जहां तक तेल की बात है, आज ही ईरान ने गोरे जस्क ऑयल लाइन को ऑपरेशनल किया है, जो 2024 के बाद उन्होंने बंद कर दिया था इस्तेमाल करना। ये गोरे जस्क ऑयल लाइन ये हर दिन 3 लाख लीटर तेल को लेके जा सकती है। और ये जो गोरे जस्क लाइन है ये बंदर जस्क पे जाके खत्म होती है, जो कि एक समुद्री तट है, और ये बंदर अब्बास और ग्वादर के पास है, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो ईरान के पास होर्मुज बंद होने के बाद भी तेल बेचने का पूरा विकल्प है। जहां तक खान पान की सामग्री के बात है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके आसपास के सारे देश, इराक हो, अजरबैजान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो उसके मित्र देश हैं। तो ईरान पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नेवल पॉकेट जितना लंबा अमेरिका खींचता है उतना अमेरिका के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि कम से कम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 20 डिस्ट्रॉयर्स की जरूरत है। और एक एक दिन अगर इनको ऑपरेट करना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, डॉलर्स खर्च होते हैं। तो अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। बाकी जहां तक भारत की बात है, भारत पे तो फर्क आएगा, भारत के सारे देशों पे फर्क आएगा जो कि मिडिल ईस्ट से तेल लेते हैं। फिलीपींस की एनर्जी 94% मिडिल ईस्ट से आती है, जापान और साउथ कोरिया की 70% आती है, हमारी 47% आती है। तो डेफिनेटली जब ये ब्लॉकेड होगा तो वहां से हमारे पानी के जहाजों को भी निकलने में दिक्कत होगी, जैसे बाकी देशों को दिक्कत। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। और रजनीश सर, मेरा सवाल, मनन जी भी मेरे साथ आ गए, बहुत स्वागत है मनन जी आपका भी। मैं आती हूँ आपके पास। रजनीश जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो केबल की बात की जा रही है, जो अंडर सी है, अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो ये कितना बड़ा संकट हो सकता है? क्योंकि अगर आजकल की दुनिया की बात की जाए तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इंटरनेट पर।
ये आजकल का जो वॉर है वो ट्रेडिशनल वॉर से कंप्लीट अलग है। और साइबर अटैक का जो पहला टारगेट होता है वो बैंकिंग और इकोनॉमिक सिस्टम होता है। हमारा जो यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 16 से 20 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है उसके थ्रू, तो वो कोलैप्स हो सकता है। आपने सही कहा, मैं देख रहा था तो पावर ग्रिड और ऑयल सिस्टम को भी ये और पोर्ट वाले सिस्टम को भी ये डैमेज करेगा। और ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा और मतलब इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे और बैंकिंग सेक्टर्स पे। जी ठीक है। मैं आती हूँ आपके पास और मेरे साथ मनन जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा मनन जी, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? और कुल मिलाकर, क्योंकि अब ये सीज फायर तो जो अमेरिका में जो हुआ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 21 घंटे, वो पूरी तरह से फेल ही है ना, क्योंकि अब तो हमले लगातार हो रहे हैं। और अब जो स्थितियां हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं? ये वॉर अब और ज्यादा इंटेंस होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीज फायर की कोई महत्ता नहीं थी। और अगर हम देखें इंटरनेशनल लॉ के पैराडाइम में, तो हम पाएंगे कि तीन तरह की हॉस्टिलिटीज को रोकने का प्रयास होता है। एक सीज फायर, एक आर्मिस्टाइज और एक होता है ट्रूस। और उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा लीगली बाइंडिंग है, कौन सा नहीं है। सीज फायर लीगली बाइंडिंग होता है, पर ट्रूस लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। और जो उसके अलावा जो तीसरा होता है वो भी वो आर्मिस्टाइज होता है, जब पूरी तरीके से हॉस्टिलिटीज दोनों बेलिजरेंट राष्ट्र खत्म करें, और जो भी राष्ट्र उसके बाद अटैक करता है, बॉम्बार्डमेंट करता है, उस राष्ट्र के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियमन लगाया जा सकता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लगाया जा सकता है। खैर, ये तो हुई किताब की बातें, ये तो हुई टेक्सचुअल बातें, पर ये मेरा शुरू से यही आकलन रहा है कि एक तरीके का जो सीज फायर है वो ईरान ने अपनी नाक ऊंची करने के लिए, प्राइड गेम में विक्ट्री हासिल करने के लिए किया। और अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉज था, जहां पे वो देखना चाहते थे कि ईरान की रेजिलियंस कितनी है, ईरान की ग्रिट और डिटर्मिनेशन कितनी है। तो मुझे लगता है अब जो वॉर है ये मैरीटाइम स्पेस में ज्यादा घिरेगा। मतलब जो पहले एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सब लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, ये सब एंटिटीज एक दूसरे पे अटैक कर रही थी। पर अब ये बातचीत होगी हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, और उसके अंदर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नियमन को देखें, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय नियमन की दोनों राष्ट्रों ने धज्जियां उड़ा रखी हैं। तो उसमें हम पाएंगे कि अनक्लॉज कहता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज कि अगर मिलिट्री एडवांटेज के लिए, छोटी से छोटी मिनिस्क्यूल से मिलिट्री एडवांटेज के लिए भी आप ब्लॉकेड करते हैं या किसी तरीके की आक्रामक गतिविधि करते हैं किसी भी पेरिनियल यूनिवर्सल सी बॉडी के ऊपर, तो वो कल्पेबल है, वो क्रिमिनल एक्ट है। उसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि वहां पर आप ये देखिए कि जो, जैसे पहले भी आपकी रिपोर्ट कह रही थी, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो अंडर सी केबल्स हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नीचे, अरेबियन सी के नीचे, और ये सारी जो कैनाल्स हैं वहां के नीचे, वो अगर तोड़ी जाती हैं, वो डिस्कनेक्ट होती हैं, तो भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। भारत के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज पर प्रभाव पड़ेगा, और क्या कह सकते हैं, यूरोप पे बहुत हैवी प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक इसकी बात है, मैं ये कहूंगा कि जो चीज अभी आजकल बातचीत की जा रही है, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि वो है जी पूरी तरीके से ठीक है सर, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आगे भी हम आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें